हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 3 मानव में जनन, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने निषेचन से पहले की घटनाएं पढ़ ली थी। निषेचन की पहले की घटनाओं में हमने मादा जनन तंत्र के बारे में जाना था और स्त्री जनन तंत्र के बारे में जाना था। युग्मज कैसे बनते हैं, मैथुन क्रिया कैसी होती है, ये सब जाना था। उसके बाद हमने पढ़ी निषेचन की क्रिया कि निषेचन की क्रिया क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे इससे पहले निषेचन की पश्च की घटनाएं। निषेचन की पश्च की घटनाओं में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि विदलन कैसे होता है। विदलन में क्या था कि निषेचन के लगभग 24 घंटे पश्चात क्या होता था, युग्मनज से समसूत्री विभाजन होता था और इसी को हम विदलन कहते थे। प्रथम विभाजन में हमने क्या देखा था कि जो दो कोरक खंडों का निर्माण हो रहा था वो 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोशिकाओं का उन्होंने निर्माण कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप पढ़ा अपना तूतक का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। इसमें क्या हुआ कि जो विदलन में हमारे 16 कोरक खंड बने थे, उनकी जो संरचना थी उसकी वो संरचना गोल और कैसी हो गई थी, ठोस हो गई थी। और निषेचन के लगभग 4 से 6 दिन बाद वो गर्भाशय में हमारे पहुंच गए थे। इसमें हमने देखा कि इसमें 2 कोशिकीय स्तर थे हमारे। पहला बाह्य कोशिकीय स्तर था जो अपरा के निर्माण में भाग ले रहा था और दूसरा था हमारा भीतरीय कोशिकीय पिंड जो भ्रूण बीज का निर्माण कर रहा था। और फिर क्या हुआ कि जो अंडे का भीतरी भाग था वो क्या था, वो कोशिकीय पिंड एम्ब्रियो का निर्माण कर रहा था और पोषकोरक क्या कर रहे थे, वो प्लेसेंटा का निर्माण कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोरकपुटी का निर्माण क्या होता है। तो कोरकपुटी में हमने फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि गर्भाशय में पहुंचकर जो भ्रूण होता है वो क्या करता है कि उसमें क्या होता है कि गर्भाशय में होकर जो भ्रूण होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो गर्भाशय गुहा से स्रावित होती रहती हैं, यानी कि ग्लाइकोजन एक हार्मोन्स होता है उसको वो स्रावित करती रहती हैं। स्रावित करने के बाद क्या करती हैं, फिर वो उसमें उस ग्लाइकोजन के थ्रू जो पोषक तरल पदार्थ होते हैं बॉडी में उनका अवशोषण करने लगती हैं। फिर क्या करता है कि वो तूतक के बाहर जो कोशिकीय स्तर था उसमें क्या किया उन्होंने, कोशिकीय पिंड के मध्य जो पोषक द्रव से भरी हुई गुहा बन जाती थी उसको उन्होंने कोरक गुहा बताया। इस अवस्था को हम ब्लास्टूला बोल रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि भ्रूण का रोपण कैसे होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन, यानी कि भ्रूण का रोपण किस तरीके से हो जाएगा गर्भाशय में। तो हमने देखा कि जब हमारा ब्लास्टूला बन गया था तो ब्लास्टूला बनने के पश्चात हमारा क्या हुआ था कि भ्रूण के ऊपर हमारा एक जोना पेल्यूसिडा था। जोना पेल्यूसिडा क्या, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी वो कोशिका। उसके बाद क्या हुआ कि ब्लास्टूला का जो पोषक स्तर था वो कोशिका गर्भाशय के सीधे संपर्क में आ गई थी और क्या हुआ, लाइटिन नामक एंजाइम का स्रावण होने लगा था। और फिर क्या हुआ कि भ्रूण जो था वो अंतःभित्ति से चिपक गया और चिपकने के बाद क्या किया उसने, अंतःभित्ति की कोशिकाओं को उसने नष्ट करके उनके अंदर उनसे जुड़ना उसने शुरू कर दिया। और इस क्रिया को हमने रोपण बताया था। और ये क्रिया कब हो रही थी, निषेचन के कब से भी कम 7-8 दिन के बाद हो रही थी। आज पढ़ेंगे हम अपना रोपण एवं संगर्भता हार्मोन, यानी कि इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी हार्मोन्स हमारे क्या क्या होते हैं, यानी कि रोपण किस तरीके से होता है भ्रूण का, और दूसरा कि उसमें जो हार्मोन स्रावित होते हैं प्रेगनेंसी में वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो ये मैंने गैस्ट्रुलेशन का एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि रोपण किस तरीके से होता है। तो रोपण जो होता है उसमें हमने देखा कि कोरकपुटी के जो पोषक कोरक थे, जो कोरकपुटी हमारी बनी थी उसके जो पोषक कोरक थे उसके साथ जरायुज कला यानी कि कोरियोन जो था हमारा, कोरियोन बनना स्टार्ट हो गया था। अब क्या किया कि कोरियोन जो था वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से मिलकर अपरा का निर्माण किया। अपरा यानी कि प्लेसेंटा का उसने निर्माण किया। जो कोरियोन था हमारा वो हमारे गर्भाशय से एंडोमेट्रियम से मिल गया, एंडोमेट्रियम से मिलकर उसने प्लेसेंटा का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर उसमें HCG का स्रावण हुआ। HCG के स्रावण से क्या हुआ कि जो प्रोजेस्ट्रोन था, प्रोजेस्ट्रोन के स्रावण पर नियंत्रण रखता है। HCG जो होता है हमारी बॉडी में, इसका जो स्रावण होता है, जो प्रोजेस्ट्रोन होता है यानी कि फीमेल्स हार्मोन्स जो होता है, फीमेल्स हार्मोन्स होता है प्रोजेस्ट्रोन, जिसके बारे में बात भी कर चुके हैं कि मेल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स होता है प्रोजेस्ट्रोन। तो ये क्या करता है, प्रोजेस्ट्रोन पे कंट्रोल करे रखता है जिससे कि प्रोजेस्ट्रोन जो होता है वो गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखे। फिर क्या होता है कि जैसे कि प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है क्या होता है कि मासिक स्राव रुक जाता है। प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन की भी जब भी पता चलती है जब हमारा मासिक जो स्राव होता है, फीमेल में जो मासिक स्राव होता है जब वो रुक जाता है तब कन्फर्म होती है प्रेगनेंसी की, हाँ कि भ्रूण का रोपण हो चुका है गर्भाशय में। उसके बाद क्या होता है कि मादा गर्भाशय जो होती है, मादा गर्भाशय में ये होता है कि भीतर जो निषेचित अंडा होता है वो 2 माह तक होने वाले परिवर्धन को भ्रूणकाल एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। यानी कि 2 महीने तक तो यही रहता है, डाउट में ही रहता है कि 2 महीने तक ये रोपण हुआ है नहीं हुआ। उसके बाद वो 2 महीने में डैमेज भी हो जाता है। कन्फर्मेशन होता है 3rd मंथ में, यानी कि तीसरे महीने में कन्फर्मेशन होता है बाय सोनोग्राफी। सोनोग्राफी होती है, उसके बाद बताया जाता है कि हाँ कि आपका भ्रूण सही है, यानी कि सही मूवमेंट है उसके अंदर, तब होती है कन्फर्मेशन। बाकी 2 महीने तक उसके चांसेस काफ़ी बहुत ज़्यादा रेयरली रहते हैं कि वो उसमें रोपित हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। काफ़ी चांसेस में ऐसे भी होता है जिसको मिसकैरेज बोलते हैं, मिसकैरेज हो जाता है।
जिससे फीमेल्स की बॉडी को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। अब क्या होता है, फिर क्या होता है कि जब ये 2 माह तक होने वाले परिवर्तन को कहा हमने भ्रूणकाल यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा उस हमने, और जो उसमें भ्रूण होगा वो गर्भ में फीटस कहलाता है हमारा, उसको बोलते हैं फीटस। अब आता है हमारा गैस्ट्रुला भवन यानी कि गैस्ट्रुलेशन हमारा क्या होता है। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन का हमने डायग्राम देख रहा है यहाँ पे कि ब्लास्टोस कोइल हमारी ये रही, जो हमारा फ्यूचर एनस होगा यानी कि जहाँ से हमारा भविष्य, जहाँ से फीमेल्स में भविष्य में भ्रूण का जो निकास होगा वो जहाँ से होगा वो यहाँ से होगा फ्यूचर एनस में। ये हमारी एंडोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये एक्टोडर्म है यानी कि बाहरी भित्ति, मीजोडर्म ये मध्य भित्ति, और एंडोडर्म यानी कि ये आंतरिक भित्ति जो होती है। ये हो गया डायग्राम के बारे में। अब जानते हैं कि गैस्ट्रुला गैस्ट्रुलेशन होता क्या है। क्या होता है कि जब कोरक पुटी में तीसरे सप्ताह में 3 जनन स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। 3 जनन स्तर यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। जब थर्ड मंथ की जो तीसरे सप्ताह में 3 जनन स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। यानी कि थर्ड मंथ में जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो हो जाएगा हमारा गैस्ट्रुलेशन। उसमें क्या होता है कि जो वित्तीय स्तरीय भ्रूण जो होता है, जो बीजस्तरीय भ्रूण होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। और ये 3 जनन स्तर हैं यानी कि जो प्रोसेस होता है भ्रूण निर्माण का वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है हमारा बाह्य जनन स्तर का भविष्य, यानी कि बाह्य जनन स्तर हमारा किस तरीके से होता है। इसमें ये होता है कि जो बाल नाखून होते हैं हमारे, जो बेबी बर्थ होता है यानी कि भ्रूण जो होता है उसमें क्या होता है, उसके बाल बन चुके होते हैं, उसके नाखून बन चुके होते हैं, उसके अधिचर्म बन चुके होते हैं, उसके तंत्रिका तंत्र बन चुके होते हैं, और उसके मस्तिष्क, संपूर्ण आँख, लार ग्रंथि, कान का आंतरिक भाग और दांत का इन्हें आदि। यानी कि फर्स्ट जो थर्ड मंथ होते हैं यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ये निर्माण हो चुका होगा, बाल का निर्माण हो चुका होगा, नाखून का, अधिचर्म का, तंत्रिका तंत्र का, मस्तिष्क का, संपूर्ण आँख का, लार ग्रंथि का, कान का आंतरिक भाग का और दांत का इनेमल आदि का। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। उसके बाद शुरू होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि ये होता है मध्य जनन स्तर का भविष्य, जिसको बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो त्वचा की चर्म होती है यानी कि जो खाल होती है त्वचा की बॉडी, उसकी स्किन होती है जिसको बॉडी स्किन बोलते हैं, आहार नाल का पेशी स्तर होता है, संयोजी और पेशी ऊतक होते हैं, वृक्क जन्नांग होते हैं उसके, हृदय अंत्य कंकाल होते हैं उसके, नोटोकॉर्ड, दांत का डेंटाइन आदि, ये सब उसके मध्य जनन स्तर में उसके बन चुके होते हैं। अब आता है उसका थर्ड यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर, अंत्य जनन स्तर का भविष्य, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में उसका क्या होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो आहार नाल का भीतरी स्तर होता है वो बन चुका होता है उसका, यकृत बन चुका होता है उसका, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज बन चुका होता है, उसकी जीभ टंग बन चुकी होती है, उसके मध्य कान यानी कि एक कान उसका पहले ही बन चुका है, दूसरा कान उसका बन चुका होता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी श्वास नलिकाएं जो होती हैं जिससे वो ब्रीथ करेगा वो उसकी बन चुकी होती है, उसका थायराइड बन चुका होता है, पैराथायराइड बन चुका होता है, थाइमस आदि बन चुका होता है। लेकिन ऐसे होता है कि कभी कभी ये होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं किसी भी भ्रूण में, उनका भी पता लगाया जा सकता है। यानी कि थर्ड या फोर्थ मंथ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि कोई वो तो नहीं है, उसकी कई तरह के रोग होते हैं जो उसमें जन्म से ही आते हैं बच्चे में, उनका भी पता लगाया जा सकता है। जिससे कि क्या होता है, उससे क्या होता है कि उससे बाद में वो भ्रूण जो होता है गर्भाशय में उसको दवाइयों के थ्रू उसको सही कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा आज का रोपण एवं संगर्भता हार्मोन, इसके बारे में हमने जान लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता दिया करें, कमेंट्स में लिख दिया करें कि हमें ये डाउट है, हमारी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।